नमस्कार बच्चों। शासकीय हाई स्कूल बांसखेड़ा के सभी बच्चों को, कक्षा 8वीं के सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। जो कि अभी रात है और रात में बज रहे हैं 10:30, लेकिन कल जो आप पढ़ने वाले हैं वो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। इसको बेटा बड़ी सावधानी से आप देखिएगा, बड़े अच्छे से देखिएगा। जैसे क्लास में आप मुझे फॉलो करते हैं इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी फॉलो करना होगा, क्योंकि कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ के कंप्लीट कर दिया है, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध अध्याय 1 है, आपका पढ़ के हो गया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक रिवीजन हम इसका जल्दी से कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फसल एक शब्द आया है। फसल एक ही प्रकार के पौधों को जब हम बहुत आयत में किसी निश्चित क्षेत्र में उगाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। और फसल जब हम उगाते हैं तो उसकी जो गतिविधियां होती है उसको हम कृषि कहते हैं। भाई कृषि मतलब एक प्रकार से फसल का उत्पादन, प्रबंधन, ये सारा जो घटनाक्रम होता है ये कृषि के अंतर्गत आता है। अब हम कृषि की पद्धतियाँ भी हमने इसमें देखा है। कृषि की पद्धतियों में हमने देखा है कि भाई जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ, सरसों, चना, मक्का, ये तो आपके खेतों का, आपके स्कूल के आसपास भी लगे हुए हैं, उन सब की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए, आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे कि अन्न की फसलें अलग होती हैं। भाई फसलें क्या है? उत्पादन तो हमने कर लिया, किस चीज़ का कर रहे हैं? जैसे आप गेहूँ के लिए उत्पादन कर रहे हैं, गेहूँ से आप क्या बनाएंगे? आटा बना सकते हैं। आप मक्के का क्या बनाएंगे? आटा बना सकते हैं। तो जिससे आटा बनता है वो अन्न है, ठीक। चावल भी क्या है? अन्न है। इसी प्रकार जिससे तेल बनता है वो तिलहन वाली फसलें हो गई, जिससे दाल बनती है वो दलहन वाली फसलें हो गई। जो नगद क्रॉप किसी भी स्तर पर बेच दी जाए, सीधे उगाए हमने, पूरा खेत से ही डायरेक्ट बेचना है, गन्ना टाइप की, कपास टाइप की फसलें हम सीधे बेच सकते हैं, इनको नगद वाली फसल बोलते हैं अपन। इसी प्रकार मौसम के आधार पर भी हमने समझा था कि भाई बरसात के समय में जो फसल होती है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। भाई हमने देखा था कि रबी के समय में जो फसल होती है, कहना चाहिए ठंड के समय में, शीत ऋतु में जो फसल हम बोते हैं उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। तो बेटा ये चीज़ें तो हमने जान लिया था। इसके बाद हमने जाना था कि गर्मी के समय में जो 2 महीने 3 महीने की जो फसल होती है, जिसे हम मार्च अप्रैल में बोते हैं और जून के पहले काट लेते हैं, ये जो फसल है उसे हम जायद की फसल कहते हैं। ये चीज़ें भी आप लोग जान गए थे। इसके बाद में आपने देखा था कि कृषि जब हम करते हैं या फसल का जब उत्पादन करते हैं तो अलग अलग कौन कौन से चरण होते हैं। आपने सबसे पहले देखा था कि हम पहले भूमि को तैयार करते हैं। भूमि तैयार करने के लिए हम खेत की जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद में जब भूमि तैयार हो जाती है तो तब हम उसमें हम बुआई करते हैं। बुआई के भी आपने इस पार्ट में अलग अलग तरीके देखे। भाई मैनुअली बैल और हल के साथ में जो बुआई होती है उसको आपने देखा। इसके बाद आपने देखा क्या? ट्रैक्टर सीड्रिल से जो बुआई होती है उसको आपने देखा, है ना। आजकल आपने आपके क्षेत्र में ये भी देखा कि भाई मक्के की बोनी, एक छोटी सी सीड्रिल आई है जिसको एक आदमी ढकेलता है और उससे भी बोनी हो जा रही है, और इसमें कुछ अलग से ज़्यादा खर्च भी नहीं लग रहा है, और एक आदमी आराम से 3 एकड़ की बोनी लगभग कर ले रहा है। तो इस टाइप से ये क्या काहे का उदाहरण हो गया? बुआई का। बुआई के बाद आपने देखा होगा, आप किस कृषि क्षेत्र से हैं तो आपको पता है, बुआई के बाद आपने देखा होगा कि भाई जो अपने किसान हैं वो फिर क्या करते हैं? वो उसकी सिंचाई करते हैं। बुआई, दाना को ज़मीन में बो दिया, फिर उसमें पानी देना, तो वो कहलाएगा सिंचाई। सिंचाई के बाद में फिर आप देखते हैं कि दाना उगता है। दाना जब उग जाता है तो उगने के बाद उसके साथ बहुत सारे अनवांटेड जो प्लांट्स हैं जो नहीं चाहिए हमें। भाई फसल का मतलब क्या? एक ही प्रकार के पौधों को उगाना, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो ज़बरदस्ती उग जाते हैं, वैसे वैसे ही उग जाते हैं। तो ये जो वैसे वैसे उगने वाले पौधे हैं वो हमारे काम के नहीं होते हैं, तो उन पौधों को हमें हटाना होता है। उन पौधों को हम कहते हैं खरपतवार। मतलब पहले क्या हुआ? भूमि की तैयारी हुई, फिर क्या हुआ? हमने दाना लगाया, दाना लगाने के बाद क्या करे? सिंचाई करे। सिंचाई, दाना लगाने को हमने बुआई कह दिए थे, फिर हमने सिंचाई करे, पानी दिए, उस मतलब सिंचाई हो गई। उसके बाद जब वो उगा तो उसके साथ कुछ और भी प्लांट्स उग गए जो हमारे लिए आवश्यक नहीं थे, उनको हमने खरपतवार कह दिया। अब खरपतवार को निकालने की जो विधि है, यानी कि खरपतवार को जब हम खेतों से हटाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं
निंदाई करना, ये भी हमने समझा था। निंदाई भी 2 प्रकार से होती है भाई, या तो हाथों से अपन मजदूर की सहायता से या स्वयं खेत में जाकर जब उन्हें निकालते हैं तो यह इनका जैविक तरीका हो गया भाई, हाथों से हमने फिजिकली उसको निकाल दिए। लेकिन दूसरा एक और तरीका होता है जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, हम हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं, खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। ऐसी दवा जिसे खरपतवार पर सींचने पर, खरपतवार पर स्प्रे कर देने पर वो खरपतवार मृत हो जाए, खरपतवार डेड हो जाए, उसे हम खरपतवार नाशी यानी जो खरपतवार का नाश कर दे, वो खरपतवार नाशी जिसे अंग्रेजी में हर्बिसाइड हम कहते हैं, वो होता है। तो निंदाई की प्रोसेस भी आप समझ लिए। निंदाई के बाद क्या होता है भाई अब आपको उर्वरक देना पड़ेगा। तो उर्वरक में भी आपने अध्याय 1 में ये पढ़ा है कि उर्वरक और खाद 2 अलग अलग चीज़ें हैं। खाद क्या होता है? सड़ी गली चीज़ों से मिलकर जो ऐसे चीज़ें, इस प्रकार का पदार्थ तैयार होता है जिसे हम पौधों में डालते हैं तो पौधों की ग्रोथ होती, मतलब पोषक पदार्थ होता है लेकिन सड़े गले पदार्थों से जो तैयार हुआ है, आपके गोबर से जो तैयार हुआ, आपकी पत्तियों से, आपकी फसल के अवशेषों से जो तैयार हुआ है, वो क्या है? वो है खाद। लेकिन आप गए मार्केट में फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी कुछ ऐसे पदार्थ तैयार हो रहे हैं जो आपकी फसल को एकदम से बड़ा कर देते हैं, बहुत अच्छा पोषण देते हैं, पोषक पदार्थ हैं एक प्रकार से ये, लेकिन वो सड़ी गली चीज़ों से तैयार नहीं हुए हैं। और उनके उदाहरण भी आप जानते हैं, बोरियों में जो लेके आते हैं आप, सोसाइटीज़ में मिलती है, खाद बीज की दुकानों में मिलती है ना, जिसको आप यूरिया के नाम से जानते हैं, फास्फेट के नाम से जानते हैं, डीएपी के नाम से जानते हैं, एनपीके के नाम से जानते हैं, आप पोटास के नाम से जानते हैं, आप सल्फेट के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, जिंक सल्फेट के नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम, जो बहुत सारे मैन्योर हैं, उन्हें हम फर्टिलाइज़र कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, है ना। मैन्योर यानी खाद होता है जो कि हम घर में तैयार कर रहे हैं, खेत में तैयार कर रहे हैं, है ना, पशु का जो मलमूत्र है उससे तैयार कर रहे हैं, या हम फसल के अवशेष से तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट्रियों में तैयार हो रहा है, केमिकल्स से तैयार हो रहा है, वो कहलाता है उर्वरक। तो ये 2 प्रकार की चीज़ें आपने पोषक पदार्थों में समझा, मैन्योर में और फर्टिलाइज़र में समझा। तो चलिए, इसके बाद क्या था? इसके बाद आपने फर्टिलाइज़र डाल दिए, पौधा बड़ा हो गया। भाई बड़ा हो गया तो अब क्या करोगे आप? एक स्थिति और आती है, जैसे आपने खरपतवार के लिए खरपतवार नाशी का उपयोग किया, ठीक इसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई कीट लग जाए, कीट प्रबंधन भी हम करते हैं। कीट अगर हमारी फसल में लग जाता है तो हम कीटों को मारने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, है ना। आपने नाम भी सुना होगा, जैसे कीटनाशी में एंडोसल्फान का आपने नाम सुना होगा। मक्के में जो इल्लियाँ लग जाती है, सोयाबीन में इल्लियाँ लग जाती है, तो उसको मारने के लिए ऐसी काफ़ी सारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग होती हैं। जब आपकी फसल बन के पूरी तैयार हो चुकी है, भुट्टे लग गए या आपकी फलियाँ लग गई या आपका जो भी है, फाइनल स्टेज पे आपका फसल आपकी तैयार है, तो अब आप क्या करेंगे उसकी? जब वो पककर तैयार हो जाती है तो हम उसकी करते हैं कटाई। तो भाई कटाई एक प्रोसेस और हो गई इसमें। तो उसके बाद जब कटाई हो जाती है फिर क्या करते हैं? कटाई के बाद हम उसकी करते हैं थ्रेसिंग करते हैं, यानी उसकी गाहनी करते हैं थ्रेसर में, और बीज को अलग कर लेते हैं और भूसे को अलग कर लेते हैं। फिर उस भूसे से हम पशुधन को, जो हमारा पशुधन है, उसे हम भोजन के रूप में खिलाते हैं। फिर उससे गोबर निकलता है, वो गोबर फिर खाद बनता है, खाद बन के फिर खेतों में जाता है, वो सर्कल पूरा चलते रहता है एक प्रकार से। तो ये भी आप लोग बहुत भली भांति अच्छे से समझ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए, इसमें हाँ एक चीज़ और होती है इसके बाद में। थ्रेसिंग कर लिए आपने, अनाज आपके घर में आ गया, अब आप क्या करेंगे भैया? उस अनाज का क्या करोगे? उस अनाज को 2 प्रकार से आप दो काम कर सकते हो उसके साथ। या तो आप उसे तत्काल बेच देंगे मार्केट में, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है भाई हम नहीं बेचना चाहते हैं, रेट कम है या और भी कोई कारण है, हम नहीं बेचना चाहते, फिर हमें उसका करना पड़ता है भंडारण यानी स्टोरेज। तो एक वो विधि भी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में हमने जाना। तो चलिए, अब ये तो साधारण सी चीज़ें थी। आपका एक और हमने एक शब्द अभी इसमें देखा था, सिंचाई। सिंचाई की भी हमें ऐसी तकनीक इसमें सिखाई गई है इस अध्याय में कि भाई कैसे हम पानी का संरक्षण भी करें, जल का संरक्षण भी करें और सिंचाई भी पूरी हो जाए। तो उससे संबंधित क्या काम हमने देखा इसमें? हमने देखा मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। मतलब कि आधुनिक
सिंचाई पद्धतियाँ जो हैं जो जल को बचाती हैं, उसमें आपने पढ़ा इरिगेशन सिस्टम में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपने पढ़ा है, टपक बूंद बूंद टपकता है पानी जिसमें टपक सिंचाई पद्धति, जिसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, हम ड्रिप सिंचाई पद्धति कहते हैं। दूसरा आपने स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसमें भी पानी बहुत कम लगता है और काफ़ी लंबे क्षेत्र में एक साथ सिंचाई हो जाती है। तो ये 2 विधियाँ थी। एक विद्यार्थी ने हमारे बीच में हमें बताया कि सर रेन पाइप वाली एक विधि है। देखिए आप कितने जिज्ञासु हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कई बार जब मैं देखता हूँ कि आप कितने जिज्ञासु हैं। तो हमने रेन पाइप वाली विधि भी इसमें जोड़ दी। आपको पता है आप आसपास का ज्ञान एकत्रित कर रहे हैं। बच्चों मुझे बहुत खुशी होती है जब आप रट्टू तोता नहीं बनते हैं। आपको समझना है, ज्ञान समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। जिस चीज़ को आप रटते हैं उसे आप भूल जाते हैं। तो कृपा करें हमारे ऊपर भी, मास्टरों के ऊपर, रटें ना, आप इसे समझिए। इस वीडियो को बार बार देख लेना, ये लिंक आपके पास रहेगी। बस इसे वायरल नहीं करना क्योंकि इसे ऐसे ही साधारण तरीके से बनाया गया है। तो चलिए अब ये अध्याय 1 तो हमारा समाप्त हो गया था। इसके क्वेश्चन आंसर आशा है आपने लिख लिए होंगे कॉपियों में, और नहीं लिखे होंगे तो आज के आज इसे लिखें आप, क्योंकि मैं जिस दिन भी स्कूल आऊँगा तत्काल इसे मैं पहले चेक करूँगा। तो चलिए अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, अध्याय 2 आपका जो है सूक्ष्म जीव। अब ये जो सूक्ष्म जीव है वो होते क्या है? सूक्ष्म जीव ऐसे जीवों को हम कहेंगे जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत, कई तो हमारी आंखों से दिखते भी नहीं हैं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन अब ये सूक्ष्म जीव होते हैं। चलिए ठीक है, आपके खेतों में भी हो गए, आपके घर में भी हो गए, जहाँ भी होना था हो गए, लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव है ये हमारे मित्र हैं या शत्रु है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसमें देखेंगे जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे, वो हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं। देखिए इस पाठ पर मैं काफ़ी लंबा व्याख्यान दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही देना चाहता हूँ जितना आपके इस पाठ में है, कक्षा 8वीं के हिसाब से, मित्र या शत्रु। चलिए सबसे पहले तो चर्चा करते हैं मित्र और शत्रु होता क्या है। मित्र किसे हम कहेंगे? मित्र हम उसे कहेंगे भाई जो हमारी हेल्प करता है, हर समय हमारी मदद करता है, वो मित्र हमारा। जो हमारी हेल्प नहीं करता है, जो हमारी मदद नहीं करता है, वो शत्रु हमारा। तो चलिए, या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो शत्रु हमारा। आपने बहुत सारे जीवों को देखा होगा, हम सूक्ष्म जीव की बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपने खेतों में देखा होगा केचुआ। सूक्ष्म जीव नहीं होता है केचुआ, लेकिन उसके बाद भी केचुआ हमारी हेल्प करता है, वो हमारा क्या है? मित्र है। जबकि आपने देखा होगा क्या, कुछ ऐसे जीव देखे, इल्लियाँ आपने देखे होंगे जो हमारी फसल को बर्बाद कर देती हैं, वो हमारी क्या है? शत्रु है। अब आप बताइए, कीटनाशी से ये दोनों मर सकते हैं, केचुआ भी मर सकता है और इल्ली भी मर सकती है, लेकिन हम किसे मारना पसंद करेंगे? किसके लिए कीटनाशी लेके आएंगे? बिल्कुल सही, इल्लियों के लिए लेकर आएंगे। तो इल्लियों को मारेंगे क्योंकि वो हमारी मित्र नहीं है, वो हमारी क्या है? शत्रु है। जबकि जो केचुआ है उन्हें हम बचाएंगे क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, बहुत हेल्प करते हैं खेती में हमारी। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा देख के भी पढ़ देता हूँ। अध्याय 2 आपका है सूक्ष्मजीव, मित्र या शत्रु। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं। आपको लगता है होंगे ही नहीं, बहुत सारे हैं, हमारी आँखों से दिखते नहीं हैं, परंतु इन्हें, अच्छा ये जो दिखते नहीं हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम यानी बिल्कुल नरम सी, मतलब कहना चाहिए थोड़ी सी गीली सी ब्रेड या रोटी होती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा फफूंद उग जाती है। वो फफूंद क्या है? आपको लगता हो कोई पाउडर है, राख है, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर ढेर सारे अरबों खरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। उन्हें हमको लगता है कुछ वाइट वाइट सा लग गया है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे जीव हैं। आप अगर उस रोटी को खाएंगे तो आप बीमार हो सकते हैं, इसलिए हम उसे खाते कहाँ हैं? उसे हम फिर फेंक देते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं संरचनाएं क्या हैं? यह कहाँ से आई हैं? बिल्कुल आपको मैंने बताया, एक फफूंद है, यानी कि एक प्रकार से वो कवक की संरचनाएं हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है।
इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, मतलब थोड़े भी पावर वाले लेंस होंगे उससे दिख जाएगा, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। भाई सूक्ष्म होते हैं इसलिए इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जो सूक्ष्मजीवों ने कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहले सूक्ष्मजीव को हम जीवाणु बोलते हैं, दूसरे को हम कवक बोलते हैं, तीसरे को हम प्रोटोजोआ बोलते हैं और चौथे को हम शैवाल बोलते हैं। ये सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के? 4। पहले जीवाणु, दूसरे कवक, तीसरे प्रोटोजोआ और चौथे शैवाल, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव आपकी पुस्तक के चित्र क्रमांक 2.1 से 2.4 तक दिए हुए हैं, जिन्हें हम अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। विषाणु भी सूक्ष्मजीव होते हैं। आपने विषाणु यानी वायरस का नाम भी सुना होगा, अभी कोरोना वायरस आया था, है ना। तो विषाणु भी सूक्ष्मजीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परजीवी होते हैं या परपोषी होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। पौधे में या जंतु कोशिका में गुणन करेंगे, जब वो शरीर से बाहर होते हैं तो गुणन नहीं करते, मरे हुए टाइप पड़े रहते हैं। लेकिन जब वो किसी शरीर में आ जाते हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई साहब जो आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। आपको विषाणु अगर देखना चित्र क्रमांक 2.5 आपकी पाठ्य पुस्तक में, इसी 8वीं की जो विज्ञान की पुस्तक उसमें 2.5 जो चित्र है उसमें आप इसे देख पाएंगे। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। और विषाणु द्वारा क्या होता है? कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसका नाम आपने अभी तत्काल में सुना है, वो भी विषाणु द्वारा होता है। अतिसार एवं मलेरिया, आपने मलेरिया का नाम सुना होगा। मलेरिया विषाणु से नहीं होता, मलेरिया होता प्रोटोजुआ से। अतिसार एक बीमारी है, मलेरिया एक बीमारी है ना, प्रोटोजुआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग किससे? जीवाणु से होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जो है, क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, तो टीबी और टाइफाइड, ये 2 रोग, और भी बहुत सारे रोग हैं लेकिन 2 आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये काहे से होते हैं? ये होते हैं जीवाणु से। आपने देखा सबसे पहले वायरस से क्या होता है? वायरस से होता है अपना पोलियो, खसरा, कोरोना, खांसी, जुकाम, ये सब वायरस से होते हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से फैलते हैं ये। दूसरा आपने देखा प्रोटोजुआ से। अतिसार और मलेरिया काहे से होता है? प्रोटोजुआ से होता है। तीसरा आपने जीवाणु के उदाहरण देखा, टीबी और टाइफाइड जीवाणु से होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे इनमें से कुछ सूक्ष्मजीवों के विषय में। आप कक्षा 6वीं में और 7वीं में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, इस कारण आपको ये नाम अनजान नहीं लग रहे होंगे, काफ़ी परिचित लग रहे होंगे। चलिए भाई आगे क्या है? अच्छा, ये ढेर सारे चित्र दिए हुए, देखिए आप, ये चित्र दिए हुए हैं, है ना। इन चित्रों में आप देखिए, ये जो शुरू में है 2.1 में, उसमें स्पाइरल जीवाणु दिए हुए हैं। ठीक, स्पाइरल जीवाणु है ये। इस तरफ में क्षणनुमा जीवाणु दिए हुए हैं। इसके बाद में ये देखिए आप, ये पैरामीशियम, अमीबा, ये प्रोटोजुआ के उदाहरण है बेटा। अमीबा से अमीबियोसिस बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार शैवाल हैं, ये देखिए क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ये आपके टाँका वगैरह में जो जहाँ पानी भरते हैं ना आप, वहाँ पर उग जाती हैं ये शैवाल। ये भी एक प्रकार से सूक्ष्मजीव है, दिखाई नहीं देते हैं लेकिन पानी हरा कर देते हैं बिल्कुल। इसके बाद आपने ब्रेड पर जो कवक उगती है, जिसका नाम हम राइजोपस या ब्रेड मोल्ड कहते हैं इसको, फिर पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सब क्या है? ये हैं बेटा कवक के उदाहरण। तो चलिए, ये साधारण सी बातें जो आपकी पाठ्यपुस्तक में थी उस पर हमने किया यहाँ पर चर्चा। अब हम बात करेंगे विषाणु की और विषाणु भोजी की। एक चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा देखिए। ये जो चित्र है ये बैक्टीरियोफेज का है ना, जिसे हम विषाणु भोजी कहते हैं। ये भी एक प्रकार से विषाणु ही होते हैं, लेकिन ये, क्षमा चाहता हूँ, विषाणु भोजी नहीं, जीवाणु भोजी होते हैं। ये एक प्रकार ऐसे विषाणु हैं जो जीवाणु को
खाते हैं। ठीक है, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज इन्हें हम कहते हैं। मेरे मुख से गलती से विषाणुभोजी निकल गया था, विषाणुभोजी नहीं होता, ये जीवाणुभोजी होता है। तो ये जीवाणुओं को खाता है, एक प्रकार से वायरस है लेकिन ये जीवाणुओं को खाता है। तो सूक्ष्मजीव रहते कहाँ हैं भाई? और सूक्ष्मजीव मतलब कितने कोशिका से मिलकर बने होंगे, आप खुद दिमाग लगाइए। जब ये आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है तो बहुत सारी कोशिकाएं तो इनमें होती नहीं होंगी, एक कोशिका से मिलकर बनते, एक कोशिकीय जीव होते हैं जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जिसमें हम जीवाणु हो, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ, ये अधिकांश क्या होते हैं? बहुकोशिक होते हैं। अच्छा, सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहती है। बहुत ठंड में भी जीवित रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये जीवित रह सकते हैं बच्चों। यह मरुस्थल अथवा दलदल दोनों में पाए जाते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। भाई दूसरे जीवों के ऊपर भी जिंदा रह लेते हैं, ये परजीवी होते हैं। देखिए, जब एक जीव किसी दूसरे जीव से पोषण प्राप्त कर रहा है और उसके कारण जिंदा है, तो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त कर रहा है, तो उसे हम परजीवी कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा बालों में जुएँ हो जाते हैं, परजीवी है एक प्रकार से, वो हमसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। आपने अपने पशुधन को देखा होगा, किल्ली हो जाती है, वो छोटे छोटे जुए टाइप के, तो वो भी क्या है? परजीवी है। कुछ सहजीवी होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। भाई हम आपके घर में रह रहे हैं तो आपका थोड़ा सा काम भी कर देंगे। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सूक्ष्म जीवों में राइजोबियम का। राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और ये जो राइजोबियम है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपना भोजन तो दलहनी पौधों की जड़ों से प्राप्त करता है, लेकिन दलहनी पौधे को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन कौन स्थिरीकृत करके देता है? राइजोबियम दे देता। मतलब कि कुल मिला के भैया आपके घर में रहे, आपका काम भी कर दिए। तो ना घर में रखने वाले को प्रॉब्लम है, ना रहने वाले को प्रॉब्लम, क्योंकि भोजन भी मिल रहा है उसको। तो इस प्रकार से ये ऐसे जो जीव हैं वो सहजीवी कहलाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ अन्य हानिकारक हैं। जीवों में रोगों के कारक भी ये हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मित्र जीवों की। किसकी बात करेंगे? इसमें दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, हम उसे ही देखकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं अलग से। सूक्ष्म जीव